गुड मॉर्निंग क्लास। आज के हमारे इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। नाउ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हम लोगों ने हमारे स्कूल टाइम में ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा है, राइट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड्स है, उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। नाउ क्लास, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है? दिस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। हमारे सरफेस, हमारे अर्थ के सरफेस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है, कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस है, और कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है। जो लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की गई है इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और जो वर्टिकली ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो सीधी रेखा गई है, इसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड, ऑलराइट। नो क्लास, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, इसका पर्पस क्या है? इसको ड्रॉ करने का कोई तो रीजन होगा। देखिए, लैटिट्यूड को ड्रॉ करने का, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की गई है, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है अर्थ सरफेस के ऊपर, इसका पर्पस ये है बेसिकली कि हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सके। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन का अगर मुझे टेम्परेचर पता करना हो, ठीक है, अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक जगह का मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया। और लॉन्जिट्यूड्स को ड्रॉ करने का रीजन ये है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का टाइम जोन सेट करना है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में मान लो सुबह के 9 बज रहे, तो क्या यही सेम टाइम यूएस में होगा? बिल्कुल भी नहीं, वहां पे कोई और टाइम चल रहा होगा। तो कंट्रीज के बीच में जो टाइम डिफरेंसेस है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने लॉन्जिट्यूड्स भी ड्रॉ किए। स्कूल टाइम्स में हमें पता था कि जो आपके पास लॉन्जिट्यूड्स होते हैं ये कितने होते हैं? 360 होते हैं, ठीक है, 360 डिग्री आपके पास लॉन्जिट्यूड्स है। और जो आपके पास लैटिट्यूड्स है ये कितने होते हैं? ये 181 होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारे लैटिट्यूड थिंग से। तो क्लास, planet Earth is divided into two parts known as northern hemisphere and southern hemisphere by a line known as equator at 0 degree, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री पे अर्थ को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नोन एज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री, जो नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, लाइज एट सेम 23.5 डिग्री। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एन लिखा, यानी कि आप समझ जाइए ये नॉर्थ में है, और ये एस यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सन की रेज आती है ना, वो आप देखिए एकदम स्ट्रेट सन रेज आती है, ठीक है। ये आपका सन है यहाँ पर छोटा सा, सन से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इतना पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर जो आपकी सन रेज आती है वो डायरेक्ट होती है, फाइन। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ट्रॉपिकल कंडीशंस होते हैं, यहाँ पे हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा। बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर आप ऊपर जाओगे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आओगे, ठीक है, ये जो पूरा एरियाज है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, यहां पर जो सन की रेज आती है वो स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट आती है। कैसे आती है? स्लैंटिंग रेज, यानी कि तिरछी सनलाइट आती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो सन रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इस पोर्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर के इस एक्सट्रीम सदर्न पोर्शंस पर ठीक से नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कोल्ड रहता है। अगर सन रेज ज्यादा ग्राउंड तक नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा, वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा हॉट नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो जो पूरा एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली कोल्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर इन एरियाज में जाओगे जहां पर आपको यूएस मिल जाएगा, कनाडा मिल जाएगा, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हमेशा कोल्ड टेम्परेचर्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे हमेशा कोल्ड कंडीशंस अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन रेज है वो कैसे आ रही है? स्लैंटिंग आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज में आ रही है। नाउ क्लास, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिनके बारे में भी हम लोग एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। पहला तो है आपका इक्वेटर, जैसे मैंने बताया, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स नोन एज नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा जो हमारा लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट 23.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23.5 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हमारा एक 23.5 डिग्री पे लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इक्वेटर के ठीक नीचे सेम इसी डिग्री पे 23.5 डिग्री पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो पूरा पोर्शन ऑफ लैंड है अर्थ का, इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलता है। तो डायरेक्ट सनलाइट मिलने की वजह से ये जो पूरा एरिया ये हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, ये तीसरा और चौथा आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मिल जाएगा, नोन एज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये कौन सी डिग्री पे क्लास? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो आपको जो लैटिट्यूड मिलेगा उसका नाम है अंटार्कटिका सर्कल। अंटार्कटिका सर्कल क्लास नाम कैसे पड़ा? बिकॉज यहाँ पर आपको पता होगा हमारा कॉन्टिनेंट है नोन एज अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से हम लोगों ने क्या किया, इस सर्कल का नाम हमने क्या रख दिया? अंटार्कटिका सर्कल। और ऊपर 66.5 डिग्री पे हमारे पास क्या है? आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास डोलड्रम। अब डोलड्रम क्या होते हैं देख लीजिए। इक्वेटर के अगर मैं
5 डिग्री नॉर्थ पे आ जाऊं, ठीक है, कितना 5 डिग्री अगर मैं नॉर्थ पे आ जाऊं, और इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं 5 डिग्री साउथ आ जाऊं, ठीक है, कितना 5 डिग्री साउथ, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर को क्रॉस करते हुए 5 डिग्री साउथ तक ये जो मेरा पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं क्लास? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लैटिट्यूड है, नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड कहां पर है? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि इक्वेटर के अगर मैं ऊपर जाऊंगा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और कितना ऊपर जाना है मुझे? 30 डिग्री तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरा 30 डिग्री यहाँ पर आता है तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक ये जो मेरा पूरा एरिया है, ठीक है, इसे मैं क्या बोलूंगा? हॉर्स लैटिट्यूड। सेम एज इट इज अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कितना नीचे? 30 डिग्री तक, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री साउथ तक ये जो पूरा एरिया होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, इसे भी मैं क्या बोलूंगा? हॉर्स लैटिट्यूड। अब हॉर्स लैटिट्यूड, डोल्ड्रम क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड पढ़ने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे कितने लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं, ठीक है, यानी कि कितने लैटिट्यूड्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए। अगर मैं इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर के अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर टोटल 90 लाइंस ड्रॉ की गई है, यानी कि 90 ऐसे कर करके यहाँ तक आपको 90, ठीक है, ये आपका पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल है ये आपका नॉर्थ पोल, यहां तक नॉर्थ पोल तक कितनी लाइंस खींची गई है? 90 लाइंस है, यानी कि 90 क्या है? लैटिट्यूड से। और अगर मैं इक्वेटर के नीचे आ जाऊं, ठीक है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं आ जाऊं तो इक्वेटर से भी सदर्न हेमिस्फीयर तक जाने के लिए मुझे 90 लैटिट्यूड या 90 हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्रॉस करना होगा। फाइन, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी कितने हो गए आपके? 90 लाइंस हो गए। फाइन, क्लियर है। और 90 लाइंस कहां है आपके? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर को भी ऐड कर दूं +1 इक्वेटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे क्लास? 90 + 90 180, 1 इक्वेटर कितना हो गया? 181 लाइंस। क्लियर है? इतना कितने लाइंस हो गए? 181। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये भी बोला जाता है, बहुत लोगों का मानना है कि ये जो आपके नॉर्थ पोल पर ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग लैटिट्यूड में कंसीडर करते हैं, कभी कभी इसे लैटिट्यूड में कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, पॉइंट है, इसके लिए क्या करते हैं हम इसे कभी कभी लैटिट्यूड्स में कंसीडर नहीं करते। तो अगर मैं इस नॉर्थ पोल के पॉइंटर को हटा दूं, इस साउथ पोल के पॉइंटर को अगर मैं हटा दूं तो कितने बचे? यानी कि अगर मैं इस 90 लाइन में से एक लाइन हटा दूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि पॉइंट है जो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ पोल को, तो 89 लाइंस हो गए। फाइन। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी अगर मैं साउथ पोल के पॉइंट्स को हटा दूं जो मेरा लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें भी कितने बचे? 89 लाइंस। 89 प्लस एक तो इक्वेटर मेरा हमेशा से रहेगा, 1 इक्वेटर, तो कितना हो गया? 179। तो कभी कभी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पे ऑप्शन में 179 दिया होगा या फिर 181 दिया होगा। तो अगर 181 दिया है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर 179 दिया है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आपकी तकदीर खराब है तो दोनों अगर दे दिया तो आप भगवान भरोसे, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोल्ड्रम के बारे में, ठीक है। सॉरी, जो डोल्ड्रम होते हैं आपके, वो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं, ठीक है। इन एरियाज को हम बोलते हैं डोल्ड्रम। प्लस डोल्ड्रम की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आते हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आते हैं इक्वेटर की तरफ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर पे इक्वेटर की तरफ, ये इक्वेटर है आपका, इसकी तरफ कुछ विंड्स आएंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। सदर्न हेमिस्फीयर से और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से क्या हो रही है? विंड्स यहाँ पर आपकी आ रही है। अब ये जो विंड्स है क्लास, ये जो विंड्स है आपकी, ये आपस में कन्वर्ज होती है, ठीक है, आपस में कन्वर्ज होंगी। तो अगर आपस में दोनों ही जो विंड्स आ रही है अगर वो कन्वर्ज हो जाएंगी तो दोनों की जो इंटेंसिटी है विंड्स की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दोनों ही विंड्स की इंटेंसिटी कमजोर पड़ जाएगी तो सदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आ रही है वो क्रॉस करके आगे नहीं जा सकती, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड्स आ रही है वो भी क्रॉस करके आगे नहीं जा सकती। अगर जाएंगी भी तो विंड्स की इंटेंसिटी, विंड की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है क्लास, ये जो पूरा एरिया है ना ये ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। यहाँ पे हमेशा काम विंड्स होते हैं। कैसे विंड्स होते हैं? काम विंड्स होते हैं। अब काम विंड में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर सेलर्स अगर आएंगे अपना बोट लेकर तो वो ना तो ऊपर जा सकते हैं ज्यादा इजीली से, ना तो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि विंड्स की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तो जो भी बोट्स विंड्स के वेलोसिटी पे डिपेंड होते हैं कि चलो भाई अगर विंड की वेलोसिटी अगर अच्छी होगी तो उसी की रफ्तार में हम भी क्या करेंगे? आगे निकल जाएंगे। बट अगर इस एरिया में, इस जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर तक, इस एरिया में जहां पर विंड आपस में कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जेंस की वजह से विंड्स की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? हमेशा विंड हमेशा ऑटोमेटिकली काम हो जाएंगे। काम विंड की वजह से क्या होगा? आप बोट यहाँ पे इजिली सेल नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पर अगर बोट लेकर निकलोगे तो आपकी बोट कहीं ना कहीं फंस जाएगी, वो स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो एक चीज आपको डोल्ड्रम के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इक्वेटोरियल एरिया पे क्या होता है? हमेशा डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से क्या होता है? ये एरिया हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होता है? जो यहाँ का ओशन है, इक्वेटोरियल एरिया के पास जो आपका ओशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो हीट होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्टिकल एयर करंट्स यानी कि एवापोरेशन हो रहा है।
तो एवापोरेशन की वजह से क्या होता है क्लास, ऑटो आई मीन हमेशा यहाँ पर क्या होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे कंडेंसेशन की वजह से। तो हमेशा यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया पे देखा गया है कि कंटिन्यूस एवापोरेशन की वजह से, कंटिन्यूस वर्टिकल एयर करंट की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होंगे कंडेंसेशन द्वारा, और क्या होगा, यहाँ पर हमेशा बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हैवी थंडरस्टॉर्म भी देखने के लिए आपको मिलेगा। हैवी थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म क्या होता है आपके, बेसिकली जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स में, वो जब आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो थंडरस्टॉर्म यानी कि वो जो बिजली वगैरह आप देखते हैं वो इसी का नतीजा होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स अगर आपस में ज्यादा कोलाइड हो रहे होंगे। फाइन, तो ये था क्लास आपका डोल ड्रम। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है या वो कौन कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज है जहां से आपकी इक्वेटर या फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस होता है। ठीक है, वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को या इक्वेटर को या फिर कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस इन जनरल वो पूछते रहते हैं। तो अभी मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है और उन कॉन्टिनेंट में वो कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज है जहां से आपके तीनों जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर, कैंसर और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस होते हैं। सी सो क्लास ये है हमारा वर्ल्ड मैप। एकदम एक्यूरेट नहीं है, लाइंस भी प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा लाइन जो है वो ऊपर नीचे हुआ है ताकि आपको बताने के लिए कहाँ कहाँ से इक्वेटर और ये पर्टिकुलर जो बाकी के जो 2 लैटिट्यूड्स हैं नोन एज कैप्रिकॉर्न और कैंसर, वो कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे ये जो तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये 3 कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखोगे जो इक्वेटर के ऊपर है, वो पहले नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से गुजरता है, उसके बाद आपका ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसके बाद एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ से क्रॉस होता है। नेक्स्ट आपका जो इक्वेटर है वो भी क्या होता है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया के आइलैंड है नोन एज इंडोनेशिया। ठीक है, और यहाँ पर एक आइलैंड है नोन एज किरिबाती, वहां से भी क्रॉस होता है। एंड देन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी सेम 3 ही कॉन्टिनेंट से क्रॉस होगा, नोन एज अगेन साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये जो आपके पर्टिकुलर लाइन है यानी कि आपके लैटिट्यूड से क्रॉस होते हैं। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, मात्र एक ऐसा लिविंग कॉन्टिनेंट है जहां से कोई भी इन तीनों में से कोई भी लैटिट्यूड जो हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो क्रॉस नहीं होते। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी याद रखना क्लास कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यहां से एक रिवर है जो 2 बार क्रॉस होती है। वो रिवर कहां है फाइनली, वो इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एक रिवर है जो कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, यानी कि अगर कैंसर गया है तो एक रिवर है इंडिया में जो ऐसे एक बार क्रॉस करेगी, फिर एक और बार ऐसे क्रॉस कर देगी। तो आप देख सकते हो 2 जगह पे क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर रिवर क्या कर रहा है, कैंसर को क्रॉस कर रहा है। सो इंडिया में वो कौन सा रिवर है जो कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, उस रिवर का नाम है क्लास माही रिवर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर गुजरात में बहती है एंड फाइनली अरेबियन सी को जाके ज्वाइन हो जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो
एक ऐसा मात्र जो आपका रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है वो है माही रिवर। अब आ जाते हैं इक्वेटर पे। क्या इक्वेटर को भी ऐसा कोई रिवर है जो 2 बार क्रॉस करता है? तो यस, अफ्रीका में क्लास याद रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो नाम की एक कंट्री है, वहां पे एक रिवर है कांगो, वो क्या करती है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, तो रिवर कांगो। तो कांगो रिवर किसको क्रॉस करती है 2 बार? इक्वेटर को क्रॉस करती है। माही रिवर किसको क्रॉस करती है 2 बार? कैंसर को करती है। फाइन, ट्वाइस, आप यहां पे लिख सकते हो ट्वाइस। तो क्या कैप्रिकॉन पे भी, कैप्रिकॉन की लाइन पे भी ऐसी कोई ऐसी कोई रिवर है जो इस लैटिट्यूड को भी 2 बार क्रॉस करती है? यस, अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में, यहां पर आप जाओगे अफ्रीका में, यहां पे आपको मिल जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है रिवर लिम्पोपो। लिम्पोपो ये क्या करती है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करती है। फाइन, तो ऐसे 3 रिवर आपको याद रखने और उनके पर्टिकुलर 3 लैटिट्यूड्स भी आपको याद रखने जिसे वो 2 बार क्रॉस करती है। यूपीएससी इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछता है। हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देख लिए, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन। वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती है, उन कॉन्टिनेंट से ऐसी कोई रिवर है क्या कि जो 2 बार क्रॉस होती हो, जो यूपीएससी इन जनरल क्वेश्चंस पूछता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होता है वो इंडिया के किन किन स्टेट से क्रॉस होता है। यूपीएससी इन जनरल आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि इंडिया से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होते हैं। सो अभी हम लोग मैप में देख लेते हैं इंडिया से कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होते हैं। नो सी, ठीक है, रफली आप मान लीजिए कि ये इंडिया का डायग्राम है, यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, मैप के अकॉर्डिंगली आप लोग एडजस्ट कर लेना। सो इंडिया से सबसे पहले जिस स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है दैट इज गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद जो दूसरा स्टेट है नोन एज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान का एरिया जो है वो थोड़ा यहां तक भी आता है। राजस्थान के बाद भी है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद जो स्टेट है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी क्या होता है, ये दो क्रॉस होता है। फिर छत्तीसगढ़ के बाद क्लास आता है झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ना वेस्ट बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 2 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है। एक तो आपका ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम। तो कितने स्टेट्स हो गए टोटल? गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडिया के 8 स्टेट से, 8 स्टेट से क्या होते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्टेट्स के नाम आपको याद रखने होंगे। बेटर होगा आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रखें, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। क्लियर है इतना?